नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। बचपन से सुनते आए हैं चंदा मामा दूर के। दुनिया के कई देश चांद तक पहुंच गए हैं और भारत भी चांद तक पहुंचने के बहुत करीब पहुंच चुका है। अभी तक जो योजनाएं चल रही थी उसके मुताबिक 2040 तक भारत का मानव युक्त सैटेलाइट चांद पर उतरने वाला था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उसमें और देर हो सकती है। और सिर्फ यही एक समस्या नहीं है, हमारे जो मिसाइल के कार्यक्रम चल रहे हैं, ड्रोन बनाने के कार्यक्रम चल रहे हैं, ये भी काफ़ी पीछे जा सकते हैं। और इसका एक बड़ा कारण ये है कि ये मिसाइल और ड्रोन के उत्पादन केंद्र हों या फिर सैटेलाइट का केंद्र, ये सब सरकारी क्षेत्र में है। आपको पता ही है कि इसरो सैटेलाइट योजनाओं का संचालन करता है। सारे सैटेलाइट वहीं से भेजे जाते हैं। एक सैटेलाइट जो चांद के दक्षिणी हिस्से पर पहुंचकर एक इतिहास बना चुका था, वो इसरो नहीं छोड़ा था। बहुत सारे सैटेलाइट्स इसरो भेज चुका है और एक ही दिन में एक ही साथ 100 सैटेलाइट भेजने का एक विश्वव्यापी रिकॉर्ड भी बना चुका है। भारत बेहतर ड्रोन और मिसाइल बनाने के कार्यक्रम में भी लगा हुआ है। कई देशों को मिसाइल बेच भी रहा है, लेकिन एक बड़ी समस्या आ रही है। ये जो भारत के तकनीकी केंद्र हैं, चाहे इसरो हो या DRDO हो, इनसे बड़ी संख्या में वैज्ञानिक और इंजीनियर छोड़कर बाहर जा रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। और एक खबर के मुताबिक पिछले करीब 1 साल में ही इसरो से 100 से लेकर 120 के बीच वैज्ञानिक और वरिष्ठ इंजीनियरों ने या तो इस्तीफा दे दिया, अलग हो गए, या फिर VRS यानी स्वैच्छिक रिटायरमेंट मांग लिया, यानी वो काम नहीं करना चाहते हैं। वो जा कहाँ रहे हैं? पहले वो जा रहे थे भारत के केंद्रों को छोड़कर दुनिया के दूसरे विकसित देशों में, जहां उनको बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है। और अब भारत में ही करीब 400 स्टार्टअप शुरू होने की बात सरकार कर रही है। ये सारे जो स्टार्टअप हैं वो ड्रोन, मिसाइल और बहुत सारे जो उपग्रह हैं उनके सिस्टम्स पर काम कर रहे हैं। तो ये सारे वैज्ञानिक जो है उधर की तरफ जा रहे हैं। एक कारण तो सैलरी है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इन संस्थानों में कामकाज का जो माहौल है और जिस तरह की ब्यूरोक्रेसी है, उससे भी वो नाराज हैं। और चूंकि ये संस्थाएं एक तरह की गोपनीय संस्थाएं होती हैं, इनके लोग बाहर प्रेस से, मीडिया से बात नहीं करते। ये एक परंपरा भी है और एक उनके सामने उनके जो संस्थान है उनका नियम भी है। तो इसलिए ये बातें सामने नहीं आती, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें अब सामने आ रही हैं। जो इस्तीफे हो रहे हैं, उसके बाद लोग जो बात कर रहे हैं, वो कामकाज का जो माहौल है और जो ब्यूरोक्रेसी है, उसके चलते जो घुटन है, उसकी भी चर्चा कर रहे हैं। और एक आंकड़ा मैं देख रहा था कि करीब करीब 1200 ऐसे कर्मचारी हैं इसरो के, अकेले इसरो के, जो 2008-9 के बाद संस्था को छोड़ चुके हैं, दूसरी जगह चले गए हैं। तो ये जो समस्या सामने आ रही है वो निश्चित तौर पर बहुत ही गंभीर है। चाहे वो वेतन के लिए छोड़ रहे हों या फिर जो कामकाज का माहौल खराब है उसके चलते छोड़ रहे हैं। 120 वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सिर्फ इसरो से इस्तीफा देना या रिटायरमेंट लेना एक छोटी घटना नहीं हो सकती है। अब इसी तरह से
DRDO के वैज्ञानिकों के बारे में भी खबरें आ रही हैं, हालांकि नंबर अभी वहाँ से मिल नहीं पाया है, लेकिन वहाँ से भी बहुत सारे लोग छोड़ रहे हैं। भारत में प्राइवेट सेक्टर आ रहा है, खोल दिया है सरकार ने, 400 से ज़्यादा स्टार्टअप शुरू हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनके लिए ट्रेंड इंजीनियर और वैज्ञानिक कहाँ से आएंगे। अब क्या होता है कि इसरो और DRDO जो काम कर रहा है उसमें बहुत सारा ओवरलैप है, यानी एक काम एक संस्था इसरो कर रहा है, उसका इम्पैक्ट जो है वो दूसरी संस्था यानी DRDO पर भी पड़ेगा। हम इस पर बात करेंगे और आपके सामने रखेंगे कि वो कौन सी चीज़ें। इसरो और DRDO को ही अगर ले लें, वैसे तो और भी साइंटिफिक रिसर्च और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके काम एक दूसरे से कई जगहों पे जुड़े हुए हैं। अब DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है काम कर रहा है जिसमें कि हमारे जो सैटेलाइट्स हैं या माफ़ कीजिएगा, जो ये ड्रोन सिस्टम को विकसित कर रहे हैं या मिसाइल सिस्टम को विकसित कर रहे हैं, उसमें कई ऐसी चीज़ें उपयोग में लाई जाती हैं जिस पर कि इसरो में भी रिसर्च चल रहा है। अब ये जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, जैसे प्रोपल्सन, किस तरह से उसमें ऊर्जा जो है वो आएगा और वो कैसे तेज जाएगा, उस पर दोनों संस्थाओं में जो काम होता है उसमें एक तरह की एकरूपता है और दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं। उसमें जो सामग्री यूज़ होगी वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और दोनों जगह टेस्टिंग होती है। गाइडेंस सिस्टम जो है वो भी जो है दोनों जगहों पर आता है। एवियोनिक्स, जिसके जरिए जो है जो उड़ने वाली जितनी चीज़ें होती हैं, जैसे मिसाइल है या आपका उपग्रह जो हम बनाते हैं, सैटेलाइट्स, वो हैं, वो सब एक ही जगह से चलते हैं, एक ही जैसे जो तकनीक है उस पर चलते हैं। बहुत सारे सेंसर ऐसे हैं जो दोनों तरफ यूज़ होते हैं। सिमुलेशन ऐसा है जो कॉमन है। तो इससे इसरो का जो रॉकेट टेक्नोलॉजी है, जैसे PSLV 3 था, अब LVM-3 है, या क्रायोजेनिक इंजन है, ये मिसाइल प्रोग्राम में भी उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि अग्नि, पृथ्वी, इन सब में इस्तेमाल होता है। और इसके साथ साथ वो जो सैटेलाइट है उसमें भी इस्तेमाल होता है। अब हमारे जो मिसाइल्स हैं, जैसे हाइपरसोनिक हैं, क्रूज़ हैं, इस तरह के मिसाइल्स हैं ना, जिसमें जैसे कि एक नाम हमारे यहाँ बार बार लिया जाता है, ब्रह्मोस, आकाश। और इसके बाद के जनरेशन की, मतलब इससे भी बेहतर जो बनाने की कोशिश हो रही है, उसमें भी इस्तेमाल होता है। ड्रोन्स हैं, जैसे UAVs, UCAV, जो हेरॉन, रुस्तम, ये इस तरह के जो स्वदेशी ड्रोन हैं, उनके शोध और विकास, इन दोनों में इसरो और DRDO और कुछ और संस्थाएं उनकी भागीदारी होती है। इसके अलावा AI के साथ, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ एकीकरण का जो काम हो रहा है, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। तो दोहरे इस्तेमाल के तकनीक बहुत सारे हैं जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी में और डिफेंस दोनों में जो है इस्तेमाल होता है। अब इसमें री एंट्री व्हीकल्स हैं, नेविगेशन सिस्टम हैं, ये सब आते हैं और ये सब प्रभावित हो सकते हैं। अब अगर आप देखें कि कितने वैज्ञानिक और इंजीनियर छोड़ रहे हैं, तो इसमें UR राव उपग्रह सेंटर जो बेंगलुरु में है, वहाँ से कुछ ही दिनों के भीतर लगभग 80 इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने इस्तीफ़ा दिया या फिर रिटायरमेंट, समय से पहले रिटायरमेंट की मांग की है। इसी तरह से साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम से करीब 20 से लेकर 40 वैज्ञानिक जो हैं वो ऐसे हैं जो इस्तीफ़ा दे चुके हैं या फिर रिटायरमेंट मांग रहे हैं। कुछ का इस्तीफ़ा स्वीकार हो चुका है
कुछ का रिटायरमेंट की अनुमति मिल चुकी है और कुछ और हैं जिनके इस्तीफ़ों पर या रिटायरमेंट के अनुरोध पर अभी विचार किया जा रहा है। कई बड़े महत्वपूर्ण और सीनियर लोगों ने भी छोड़ा है। इनमें से एक नाम है विक्टर जोसेफ। ये LVM-3 जो लॉन्च व्हीकल है जिसका मार्क 3 विकसित किया जा रहा था, उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। तो एक तो ये है। इसी तरह से स्पेडेक्स प्रोजेक्ट जो है उसके डायरेक्टर वो जो हैं वो भी ये थे। उसके अलावा जो हैं आदित्य रल्लापल्ली, ये चंद्रयान-3 के सिमुलेशन टीम के प्रोजेक्ट मैनेजर थे और चंद्रमा पर भेजे जाने सैटेलाइट में जो विकास का काम चल रहा था उसमें इनकी अहम भूमिका थी। तो ये सारे लोग छोड़ करके जा रहे हैं और सरकार की जो नीतियां हैं वो बदलती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। तो 2012 से लेकर 2024 के बीच ही 700 वैज्ञानिकों के बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था। ये सिर्फ इसरो की का डाटा है और जो बाकी संस्थान है, HAL है, DRDO है, इन सभी जगहों पे ये इस्तीफ़े जो हैं लगातार हो रहे हैं या रिटायरमेंट मांग रहे हैं। और जो ये भारत की जो कंपनियां हैं उनमें जा रहे हैं। तो इसरो जो है वो कम कीमत पर जो हमारे उपग्रह हैं उनको बनाने में माहिर माना जाता है। यानी भारत को स्पेस सुपर पावर बनाने में इसकी बहुत ही अहम भूमिका रही है। चंद्रयान-3 जिसके जरिए भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बन गया, ये सब वहीं से विकसित हुआ था। मंगलयान जो मंगल के ऑर्बिट तक पहुंचा 2013 में, पहली कोशिश में ही वो मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच गया और ये एशिया का पहला यान था। स्पेडेक्स 24-25 ये जो है डॉकिंग करने वाला है जिसमें 2 सैटेलाइट जो हैं वो जुड़ जाते हैं। आदित्य L1 मिशन जो है जो इससे भी ये लोग जुड़े हुए हैं। सैकड़ों सैटेलाइट लॉन्च करने वाला जो PSLV रॉकेट सिस्टम है जिसके ज़रिए 104 रॉकेट एक साथ लॉन्च करके एक रिकॉर्ड बनाया था, पूरी दुनिया में रिकॉर्ड बनाया है। ये जो हैं ये भी इसी इसरो ने डेवलप किया था। SLV-3 से लेकर के LVM-3 तक ये जो क्रायोजेनिक इंजन होते हैं जो कि समुद्र के नेविगेशन सिस्टम में भी यूज़ होता है और मतलब कुल मिलाकर के ये जो हैं अनेक चीज़ों में इस्तेमाल किए जाते हैं जिनका विकास की ये संगठन एक दूसरे के सहयोग से मिल करके करते हैं या फिर एक दूसरे का जो विकसित तकनीक होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। अब सरकार ने एक नई कोशिश शुरू की है। अब उन्होंने कहा है कि जो लोग स्वेच्छा से रिटायरमेंट लेना चाहेंगे या इस्तीफ़ा देने चाहेंगे उनका फैसला जो है वो स्थानीय स्तर पर या उनके विभागीय स्तर पर नहीं होगा बल्कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी जो अंतरिक्ष मंत्रालय है वो फैसला करेगा। और इसमें गगनयान जैसे जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको भी इसके अंदर लाया गया है। अब ये गगनयान जो है वो मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। LV-3 से इसको लॉन्च किया जाना है। इसमें इसके जो कार्यक्रम चल रहे हैं स्पेडेक्स और डॉकिंग टेक्नोलॉजी और चंद्रयान का फॉलोअप और दूसरे उपग्रहों का जो लॉन्च है। इसरो के चेयरमैन वी नारायण ने कहा कि संगठन में इस तरह की समस्याओं से जूझने की पूरी तैयारी है और नए लोग जल्दी आ जाएंगे। हो सकता है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि एकाएक जो इनके छोड़ने से नुकसान हुआ है उससे प्रोजेक्ट में देरी हो सकती है। इस बात को उन्होंने माना। तो प्राइवेट सेक्टर में बूम है। 400 स्टार्टअप भारत में शुरू करने की बात की जा रही है, हालांकि इस पे भी संदेह है
कि कितना भेजें शुरू होंगे और कितने नहीं होंगे। लोगों ने सब कुछ ले लिया है, लेकिन वो कब तक कोई वास्तविक उत्पादन शुरू करेंगे ये कहना मुश्किल है। गगनयान की जो योजना है, जो पहले तो अगले 1 साल 1.5 साल के भीतर ही लो अर्थ ऑर्बिट जिसको कहते हैं वहाँ भेजना है, और उसके बाद 2040 तक चांद तक जाने की योजना है। और आपको पता ही है कि चांद तक पहुंचने में अभी तक 2 ही देश कामयाब हैं, उसमें अमेरिका और रसिया है। तो जो भारत के भी एक अंतरिक्ष यात्री की बात की जाती है, राकेश शर्मा 1984 में पहले यात्री थे जो अंतरिक्ष में गए थे, जिनसे उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूछा था कि भारत देखने में कैसा लग रहा है, तो उन्होंने जवाब दिया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये तो सिर्फ अंतरिक्ष में गए थे। हमारे जो यात्री हैं वो अभी तक जो है वो अंतरिक्ष में या चांद तक नहीं पहुँचे हैं। और ये बहुत ही ज़रूरी शोध है। इसके ज़रिए सिर्फ चांद तक पहुंचना लक्ष्य नहीं होता है, ये कोई यात्रा का नहीं है, बल्कि इसके ज़रिए जो तकनीक विकसित होती है उससे बहुत सारे काम होते हैं। आज आप देख रहे हैं कि सैटेलाइट के ज़रिए टेलीविज़न चलता है, सारा कम्युनिकेशन, या आपके मोबाइल फ़ोन, ये सब जो हैं उसमें सैटेलाइट का कहीं ना कहीं योगदान है। और सैटेलाइट्स के ज़रिए चलने वाले मोबाइल फ़ोन भी बस आने ही वाले हैं। आपको पता है कि एक अमेरिकी कंपनी जो है इसके लिए बहुत कोशिश कर रही है। तो ये स्पेडेक्स प्रोग्राम है, उसको इसमें जो है वो ये सब यही सरकारी कंपनियों में जो तैयार किए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अधर में पड़ सकती हैं। सवाल ये है कि सरकार समय रहते चेतती क्यों नहीं है। एक कारण तो ये बताया जा रहा है कि वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी बड़ा ऊंचा वेतन मिल रहा है, मतलब जितने वेतन पे वो काम करते हैं उससे डबल उनको ऑफर किया जा रहा है। और दूसरा कारण है कामकाज का माहौल, ब्यूरोक्रेसी बहुत भयानक रूप से है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रोग्राम लंबे समय से चल रहा है, एक बार एक कोशिश असफल हुई, उसके बाद उसके लिए बजट ही नहीं मिला लंबे समय तक। अब ये सरकार कह रही है कि फिर से बजट दिया गया है। दरअसल ये तकनीक इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि वो एक ही बार में सफल हो जाए कोई ज़रूरी नहीं है, बार बार कोशिश करनी होती है, गलतियों से सीखना होता है। दुनिया में कोई भी आदमी अपनी ये तकनीकें जो हैं वो भारत को या किसी दूसरे देश को देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है। आपको पता ही होगा कि हम एयरफोर्स के लिए विमान बनाने लगे हैं, लेकिन उसमें इंजन जो है क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है, वो आता है अमेरिका से, और अमेरिका इंजन देने में देर कर रहा है। इसलिए स्वदेशी जो विमान हैं एयरफोर्स वाले लड़ाकू विमान, वो जो है उनका उत्पादन काफ़ी पीछे चल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि अगर अच्छे कर्मचारी नहीं रहेंगे तो ये विकास होगा कैसे। सरकार इस पर संभवतः सोच नहीं रही है, और अगर सोच भी रही है तो कम से कम जनता के सामने ये बातें नहीं हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएं। कमेंट सेक्शन में आकर अपनी राय खुल करके लिखिए और बताइए कि सरकार को किस दिशा में बढ़ना चाहिए। एक अनुरोध ये है कि हमारे जो प्रोग्राम हैं उनको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो बेल आइकन यानी घंटी है उसको दबा दीजिए ताकि आप सब प्रोग्राम समय पर देख सकें, समय पर उसकी सूचना मिले। सत्य हिंदी का जो ऐप है उसको अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो कृपया तुरंत डाउनलोड कर लें। आप हमारे सारे प्रोग्राम को एक ही जगह पर बेहतर ढंग से देख पाएंगे। सत्य हिंदी की सदस्यता का अभियान भी जारी है और अनुरोध करूंगा कि आप उससे जुड़ जाइए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.